यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस जो कि सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए रिलेवेंट है जो आने वाले सितंबर अटेम्प्ट में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगला वीडियो में उस पर भी लेके आऊंगा आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जितने भी बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक बटन दबाओ, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर है वो 100 मार्क्स का है ना। एंड कॉस्टिंग का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है और इसमें एमसीक्यू आने की वजह से ये पेपर हो गया है बहुत हाई स्कोरिंग। करेक्ट, एमसीक्यू बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं अगर आप पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो। एंड एमसीक्यू कुछ खास मुश्किल नहीं आ रहे, जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर बुक में है जिस कंसेप्ट पे उसी कंसेप्ट पे उठ के आएगा। ठीक, तो एमसीक्यू की वजह से पेपर बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन से रिगार्डिंग डिस्कशन थोड़ा सा मैं एक दो चीज आपको बताना चाहता हूं। पहला तो एक सजेशन देना चाहता हूं कि आपको बस एग्जाम में 3 चीजों पे फोकस करना है। अगर आपको सितंबर एग्जाम में बेहतर मार्क्स लेके आना है, बहुत बेहतरीन मार्क्स लेके आना है, सिर्फ 3 चीजों को फोकस करो। मेनली बोलूं, प्राइमरली बोलूं तो उसमें 2 ही चीज है, 2 थिंग्स। पहला, कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखो। जितने भी कंसेप्ट है हर एक चैप्टर्स के अंदर जितने भी चीजें हैं हर एक चीज की कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप में होनी चाहिए, है ना। बुरे से बुरी परिस्थिति में अगर पेपर आपको अच्छे देना है ना, पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। उसके लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंसेप्ट में ना पर्टिकुलर चैप्टर्स में। कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो मस्ट है। ठीक, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अब देखो, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे मार्क्स नहीं आते। नॉलेज जितना है उतना ही मार्क्स है, जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए आप में स्पीड एंड एक्यूरेसी का होना जरूरी है। बहुत आता था, सारे क्वेश्चन आता था, लिख ही नहीं पाए, 80 मार्क्स के बस अटेंड करके आए, तो 100 तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, 90 भी नहीं आएगा, 80 का ही अटेंड करके आया आपने। ठीक, और दूसरा, आना सिर्फ जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी से उसको बनाना भी जरूरी है कि जो कैलकुलेशन आपने किया है, जो फाइनल फिगर आपने निकाला है वो एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। नहीं तो एमसीक्यू तो ऐसे ही मिस्टेक हो जाएगा। एंड डिस्क्रिप्टिव में भी इससे फर्क पड़ता है कि अगर आपने एक्यूरेट नहीं बनाया तो मार्क्स कटेंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, कंसेप्ट को क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी। प्रैक्टिस में आप किसी भी बुक से करोगे, चाहे मेरा बुक हो, किसी भी टीचर का बुक हो, उसमें होता क्या है, इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल, है ना, आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस, है कि नहीं। तो किसी भी पेपर से करोगे, किसी भी बुक से करोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अपने कॉन्फिडेंस के लिए पास्ट ईयर पेपर देखते रहो बीच बीच में, कि आपको लगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं और पास्ट में आए भी हैं, आने वाले समय में भी आएंगे। रिसेंट के जो आरटीपी है एंड एमटीपी है उनकी स्कैनिंग कर लेना। पूरी ना भी बनाओ तो चलेगा, क्योंकि इनके साथ इनका सजेस्टेड आंसर भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, तो फटाफट से स्कैन भी कर लो कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है, आपको आता है कि नहीं, ठीक, तो काम चलेगा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे आओ पहले मटेरियल कॉस्ट। ठीक, बहुत आसान चैप्टर है और छोटा भी चैप्टर है। ठीक, इसमें इन्वेंट्री लेवल इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी तैयार किया है आप लोगों के लिए, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम के लिंक भी डाल दूंगा, जो आपको प्रैक्टिस करना है।
एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक, देखो जरूरी नहीं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही आए। क्वेश्चन जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो उसमें मैं क्या चीज को फोकस करता हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो उस क्वेश्चन में, प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट से ना आया हो, मतलब वो वेराइटी जो कुछ अटेम्प्ट से नहीं आया है, आने की प्रोबेबिलिटी है, आते रहता है पास्ट में, अभी नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है, तो वो वाली क्वेश्चन मैंने लिस्ट में डाली है। ठीक, इन्वेंट्री लेवल में भी एक तो सेफ्टी स्टॉक वाले भी एक आध क्वेश्चन है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्टिमम सेफ्टी लेवल का भी एक क्वेश्चन है, वो भी ध्यान देने का। ठीक, जो आपके बुक में ही है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी डाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखोगे तो ये रहा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक निकालने का क्वेश्चन, ध्यान देना जरा। ईओक्यू इन केस ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट के केस में ईओक्यू कैसे निकालते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से आया हुआ बहुत समय हो गया, एक क्वेश्चन देख के जाना, यहां से भी पूछने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, ये देखो ईओक्यू इन केस ऑफ डिस्काउंट। दूसरा चीज सेफ्टी स्टॉक के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन डाला है, ये ईओक्यू रीऑर्डर लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल निकालने का बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस करके जाना। और इन्वेंट्री लेवल मैंने बोला तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन डाला है, जिसमें ये एक क्वेश्चन है जो पहले तो पूछा करता था, एक जमाना हो गया इस क्वेश्चन को आए हुए। ठीक है, हाल ही में नहीं आ रहा। अच्छा, ये 16,000 नहीं 1,60,000 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, ऐसे ना आए पर एमसीक्यू में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आएगा, मुझे विश्वास है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, आओ जरा लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला टॉपिक है कि इफेक्टिव आवरली कॉस्ट कैसे निकाले और लेबर कॉस्ट को प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज किया जाता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ समय हो गया है, इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देख के जाना है। उसमें भी ओवर टाइम से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ओवर टाइम वाले क्वेश्चन को स्पेशल प्रेफरेंस देना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ समय हो गया। देखोगे ध्यान से तो जो मैंने डाला है उसमें मैंने ओवर टाइम वाली ट्रीटमेंट का क्वेश्चन डाला है, दोनों डाला है, एक ये भी और एक ये भी, करेक्ट। आ जाओ आगे। एन, ये जो है टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो कहने का मतलब लेबर टर्नओवर के बारे में, लेबर टर्नओवर के बारे में एमसीक्यू पूछ सकता है लेबर टर्नओवर के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन एमसीक्यू लेबर टर्नओवर पे पूछ सकता है। लेबर टर्नओवर को मेजर करने का 3 मेथड है, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन, फ्लक्स। याद रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है ओवरहेड। ओवरहेड में ध्यान दोगे तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपोर्शनमेंट पढ़ते हैं, तो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट आपको पढ़ाया गया है, वो आपको ध्यान रखना है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनाने के लिए भी ये चाहिए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा प्लेन सा क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूँ, सिमल्टेनियस इक्वेशन का जो है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो 3 मेथड होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैं कह रहा हूँ सिमल्टेनियस इक्वेशन वाले एक क्वेश्चन देख के जाना, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस पे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, मशीन आवर रेट, ये भी इस पे भी क्वेश्चन देख के जाना है आपको। ठीक, मशीन आवर रेट पे क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है, बहुत क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डाले हैं मशीन आवर रेट पे। देखो ये रहा प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने बोला था कि लेबर टर्नओवर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन यहां से डाल दिया मैंने। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको एक बारी जॉब कॉस्टिंग में भी दिख जाएगी बुक में मेरे, एंड ओवरहेड में भी दिख जाएगी।
सेमी क्वेश्चन है, जॉब कॉस्टिंग में दूसरा क्वेश्चन है, ओवरहेड में दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ समय हो गया, मैं भी पूछ ले, ठीक। चलो उसके बाद देखो, मशीन और रेट में मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर ये देखोगे और ये देखोगे, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आए हुए बहुत समय हो गया, तो ये दो क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्कैन भी करना है। ये प्रोबेबल चीजें मैं बता रहा हूँ, क्या हो सकता है ये एस्टिमेट करके बता रहा हूँ, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन या इसी टॉपिक पे आए। मेरा काम है कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर का आपको बताऊं कि इस टॉपिक की अगर कोई आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी रह गई है या उस टॉपिक वीक है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सके, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख के जा सके। आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादातर चांसेस में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक। पढ़ के तो आपको सारा ही चीज जाना चाहिए, हर एक चीज पढ़ के जाना है, ठीक। इंस्टीट्यूट का क्या भरोसा कहाँ से पूछते, कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक पे पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा है इस अटेम्प्ट में भी सेमी टॉपिक पे रिपीट कर दे, क्या कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट, ये दो ऐसे चैप्टर है जिनसे रिलेटेड एकाध क्वेश्चन तो मैंने दिए हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कंसेप्ट रिवाइज करना है, जो कि बिल्कुल कम है इसमें कंसेप्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एंड कॉस्ट शीट में तो आपको डिटेल कॉस्ट की एलिमेंट को रिवाइज करना है, ठीक। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है, ठीक। इसमें जितना आप क्वेश्चन स्कैन करोगे उतना ही एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी, उतना ही आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे चैप्टर्स को, ठीक। तो ये जो चैप्टर्स है आसान बहुत है, बिल्कुल आसान और छोटे चैप्टर्स है, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा स्कैनिंग कर लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ये पहला रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जिस बच्चे को ये डिफरेंस क्लियर है ना, वही बच्चा जर्नल और लेजर अच्छे से समझ पाता है। जर्नल और लेजर कोई मुश्किल चीज नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बेहद निहायती आसान चीज है, लेकिन इसके लिए पहला जो रिक्वायरमेंट है वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक पे डाउट है, आप फास्ट ट्रैक में वही वाली चैप्टर का वही टॉपिक देख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन दोनों टाइप के डाले हैं, देखोगे ध्यान से तो ये देखो, हाँ जी, ये एक तो मिसिंग डेटा का क्वेश्चन दे दिया है मैंने, क्योंकि मिसिंग डेटा का क्वेश्चन ना आया हुआ एक जमाना हो गया, लास्ट टाइम तो कब आया था मुझे याद भी नहीं। इसमें इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इनकम्प्लीट डेटा या मिसिंग डेटा का क्वेश्चन एक मैंने दिया है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी इंस्टीट्यूट पूछेगा, ये जरूर देख के जाना। दूसरा, सिंपली एक जर्नल एंट्री दिया है आपको, जो कि बहुत छोटा और प्यारा है, ये तो जर्नल एंट्री बनाने की भी जरूरत नहीं, आपके प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जर्नल एंट्री बस दिमाग में ही बन जाए, ठीक है। और एक लेजर का क्वेश्चन दिया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बुक का ही क्वेश्चन है, ये आईसीआई की बुक में इसके सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ये क्वेश्चन मैंने आईसीआई की बुक से नहीं अपने बुक से दिया है। फिर उसके बाद आते हैं जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है और रिकंसिलेशन है। देखो, ज्यादातर चांस में तो सिर्फ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आता है, आपको प्रॉफिट दिया रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड रीजन ऑफ डिफरेंस देगा, लेकिन कुछ केसेस में आपको कैलकुलेट करवाएगा, उसमें मैं मान के चलता हूं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट आपको दे रखा हो, यानी कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना है दे रखा हो, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन वैसे ही दिया, जिसमें पीएल अकाउंट बना रखा है आपको नहीं बनाना, आपको बनाना है सिर्फ कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग निकालना है। जब कॉस्ट अकाउंट के अनुसार प्रॉफिट निकाल लोगे तो फिर रिकंसिलेशन करके दिखाना है, और एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया है जो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर है, ठीक।
चलो फिर आते हैं यूनिट कॉस्टिंग। यहाँ पे आओ, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, अभी दिखाता हूँ। यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कंसेप्ट के हिसाब से बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। आपको क्लियर होनी चाहिए इनमें डिफरेंस क्या है। ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग तो है, पर अलग अलग क्या है, कहाँ पे यूज होता है, किन इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक, यूनिट कॉस्टिंग क्या बोलता है, बैच कॉस्टिंग क्या बोलता है, जॉब कॉस्टिंग क्या बोलता है। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का तो डिफरेंस भी कई बार पूछ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है ना जो मैंने डाला है, यूनिट कॉस्टिंग यहां से शुरू है, जिसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये बैच कॉस्टिंग है। ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये डबल हो गया है, मैंने ओवरहेड में भी डाल रखा है, तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन जॉब कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है जो कि इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा है इंस्टीट्यूट। मैं उम्मीद करता हूं जॉब कॉस्टिंग से सूनर एंड लेटर ये क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट। ठीक, इस बिहाफ पे मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। और जॉब कॉस्टिंग के जो बेसिक से क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें कोई मेहनत वाली बात नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप आओगे तो सिंपली आरटीपी में क्वेश्चन जो इस बार आया है वो देख लेना है। एक तो ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट पे इस बार आरटीपी में सितंबर के लिए जो आरटीपी है उसमें क्वेश्चन आया है, वो भी देख लेना। ठीक, इसमें क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, पास्ट ईयर के एक आध क्वेश्चन भी देख लोगे तो चलेगा। मेनली कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए कि ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट का जो 6-7 बेसिस है वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो सीए इंटर कॉस्टिंग की जो फास्ट ट्रैक है, ठीक, अगर उसने रेगुलर लेक्चर मुझसे नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, फास्ट ट्रैक में मैं उतनी डिटेल में पढ़ाता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो वहां जो ज्वाइंट कॉस्ट एंड बाई ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट वाले चैप्टर में इनिशियली 40-50 मिनट ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट सिखाया है, जो कि हर एक चीज कवर हो जाएगा विथ इलस्ट्रेशन, वहां से देख सकते हो। ठीक, इस पे मैंने क्वेश्चन डाला है जिसमें एक बाई प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये रहा, ये क्वेश्चन ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट का है और ये क्वेश्चन आपके बुक से ही लिया है मैंने, इंस्टीट्यूट की बुक से। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करे या ना करे वो भी डिसीजन है, क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है बटर मिल्क घी वाला, अगर आप ध्यान दोगे तो। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें बाई प्रोडक्ट भी है, क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है इंस्टीट्यूट के, पर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा ज्यादा समय हो गया आया हुआ, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। May 16 में आया था क्वेश्चन, किस अटेम्प्ट में, तो उस समय आईपीसीसी हुआ करता था, तो आईपीसीसी में आया था May 16 क्वेश्चन नंबर 4 का ए। उस समय जो क्वेश्चन आता था 16 मार्क का फुल क्वेश्चन आता था, जिसके 2 पार्ट होते थे, 8 मार्क्स 8 मार्क्स, इसलिए यहाँ पे 8 मार्क्स का लिखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, फिर आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वेश्चन की जो वेराइटी होती है वो आपको पूछ सकता है विदाउट WIP वाला, वो पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पिछले 2 अटेम्प्ट से पूछ रहा है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो वो भी नहीं पूछेगा। विथ वैल्यूएशन नॉब्स यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो 2 वैल्यूएशन तरीका हमने सीखा है, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। और मैंने क्या बोला, लीफो मेथड हट चुका है, ना सिलेबस में ना रियल लाइफ में यूज होता है। ठीक, तो लीफो मेथड से रिलेटेड आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, फीफो मेथड आया हुआ बहुत समय हो गया, तो मैं इसको मार्क करता हूँ इंपॉर्टेंट। वैसे फीफो और वेटेड एवरेज मेथड या एवरेज मेथड में बेसिक सा तो डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है उतना क्लियर हो तो कोई भी मेथड पूछे बच्चा, 4 स्टेप है, प्रोसेस अकाउंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। 4 स्टेप बनाना है, बस दोनों में डिफरेंस पता होनी चाहिए। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते टाइम क्या फर्क आएगा दोनों में, कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम क्या फर्क आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट
या कॉस्ट अपॉर्चनमेंट में जब फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन, कंप्लीटेड यूनिट की वैल्यूएशन करते हैं तब कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरूर देख लेना दोनों वेराइटी पे, लेकिन फीफो मेथड को मैं मार्क करता हूं इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन ये रहा, ये जो क्वेश्चन है देखोगे तो आपके आरटीपी पे भी ये क्वेश्चन दिख जाएगा, आई थिंक एमसीक्यू वाले में है या क्या, पर ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, रिसेंट के आरटीपी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के हिसाब से। वेटेड एवरेज मेथड पे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज बोलो या वेटेड एवरेज, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वेटेड एवरेज मेथड हो जाएगा। इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत समय हो गया इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चन आए हुए, इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है और एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। ये क्वेश्चन मई 2017 का क्वेश्चन है जो मैंने अभी दिया है आपको प्रैक्टिस वाले सेट में। ठीक, चलो इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे, चलो पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आते हैं। लेबर वेरिएंस में एक क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल आइडल टाइम भी है एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम भी है। ये वाला क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, सीट में ये क्वेश्चन है। नॉर्मल अबनॉर्मल दोनों आइडल टाइम है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत समय हो गया। जिस क्वेश्चन में नॉर्मल अबनॉर्मल दोनों आइडल टाइम दिया हो ये जरूर देखना। एक तो मिक्स वेरिएंस या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में रिवर्स कैलकुलेशन वाला यानी कि मिसिंग डेटा का क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन तो आपके बुक में ही है, इंस्टीट्यूट के बुक में, तो मिसिंग डेटा का भी क्वेश्चन देख लेना। ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है पर आपको देखना है, ठीक है, मैं बार बार आपको मार्क कर रहा हूँ कि मिसिंग डेटा का क्वेश्चन आपको देखना है। एंड ओवरहेड वेरिएंस, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ओवरहेड वेरिएंस में से एमसीक्यू आ सकता है, कंबाइंड वाले टाइप का जो होता है ना, जिसमें आपको वेरिएबल एंड फिक्स दोनों ही एक ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको ध्यान देना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं मैं, जरा देखना। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन मैंने रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो मटेरियल का, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फास्ट ट्रैक लेक्चर में भी कराया था, रेगुलर लेक्चर में तो मैं सारे ही क्वेश्चन कराता हूँ। मिसिंग डेटा का एक क्वेश्चन दे रखा है, पर मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन करना है क्या, नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करो भाई, जितना ज्यादा है ज्यादा कर सकते हो। ये तो मिनिमम क्वेश्चन है कि इतना तो देख के जाना ही है आपको, पर देख के तो जाना, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन चाहिए। ये मैंने एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन डाला है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन देके एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे। साथ ही में मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन मिक्स वेरिएंस का मैं दूंगा, तो ये क्वेश्चन ये रहा मिक्स वेरिएंस से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं बजटरी पे। देखो बजटरी में मुझे लगता है ना फंक्शनल बजट पे क्वेश्चन आएगा। फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी गया और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इतने बार तो अब नहीं पूछनी चाहिए, अब पूछना चाहिए फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट में आपको पता होगा प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, और एक और ले लो चलो सेल्स बजट। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबर आवर, लेबर रेट, है ना, प्लांट यूटिलाइजेशन, ये सारे वेरिएंसेस थोड़े कम पूछते हैं, ये सारे बजट थोड़ा कम पूछते हैं। लेकिन ये जो है ना सेल्स, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल परचेज, ये जो है फंक्शनल बजट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहते हैं। आपके बुक में फंक्शनल बजट का 4-5 क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा सारे ही क्वेश्चन देख के जाना। मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 4 फंक्शनल बजट का मैंने डाला है।
बढ़िया क्वेश्चन है, ये आईसीआई की बुक का ही क्वेश्चन है। मैंने कोशिश किया कि बहुत हद तक आईसीआई की बुक का क्वेश्चन ही डाल के दूं, कोई कोई क्वेश्चन पास्ट ईयर का है, क्योंकि जो बच्चा है ना वो आईसीआई की बुक का क्वेश्चन पढ़ के उसको मजा आ जाता है, उसे लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट में आईसीआई की बुक से पढ़ के जाए तो बढ़िया रहेगी। वैसे ही ये भी एक क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टैंडर्ड, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग और एक रह गया अपना मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग पे सीबीपी एनालिसिस, जिसमें आप पढ़ते हो पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, कंबाइंड बीईपी, कैश बीईपी, ठीक, ये सारे जो क्वेश्चन है डिजायर प्रॉफिट निकालने का जो सीबीपी एनालिसिस से रिलेटेड छोटे छोटे कंसेप्ट है उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है, ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है आप लोगों को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी, पीबी रेशियो, इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन होते हैं छोटे 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 छोटे, मैक्सिमम क्वेश्चन की, बनाना बहुत नहीं है, बना के संभव नहीं हो पाएगा, इस चैप्टर में क्वेश्चन ही बहुत होते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको स्कैन करना है, बहुत ज्यादा है ज्यादा। एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड 5-6 टाइप के डिसीजन हमने पढ़े थे, हर एक डिसीजन पे एक क्वेश्चन आपको स्कैन करके जाना है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो ही देख लेना फास्ट ट्रैक में, हर एक डिसीजन को पढ़ा के एक क्वेश्चन कराया है, 30 से 40 मिनट लगेगा, ये पूरी टॉपिक क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाएगा। और कौन से क्वेश्चन, आईसीआई के मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वही करा रखा है, समझ रहे हो, चाहे शॉट डाउन पॉइंट हो गया, कॉस्ट इन डिफरेंस हो गया, मेक और बाई डिसीजन हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गई, स्पेशल ऑर्डर का कॉस्टिंग हो गया, ये सारे चीज आपको सिखा रखा है उसमें, ठीक है। तो ये स्कैन कर दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, ये तो एक एक क्वेश्चन और ये मैक्सिमम क्वेश्चन स्कैन करना है, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं दिया है। सर्विस कॉस्टिंग में मैं बोलूंगा कि सर्विस कॉस्टिंग में हर एक सेक्टर के ऊपर एक एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, ठीक, स्कैन कर लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हॉस्पिटल का पूछा हुआ एक जमाना हो गया, थोड़ा समय हो गया, तो मे भी हॉस्पिटल पे जो क्वेश्चन है, स्पेशली वो आता है ना 3 टाइप्स ऑफ बेड अवेलेबल है या रूम अवेलेबल है, यानी कि इक्विवेलेंट यूनिट के ऊपर क्वेश्चन, जहां पे अलग अलग रूम के या अलग अलग बेड के फेयर अलग हो, हमें इक्विवेलेंट यूनिट निकालना पड़े, वैसे टाइप के हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन देख के जाना। एंड और भी, ये तो हॉस्पिटल वाला मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, लेकिन और भी सेक्टर का एक एक क्वेश्चन देख के जाना है आपको, कि ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन देख लिया, हॉस्पिटल का एक क्वेश्चन देख लिया, होटल का एक क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, तो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन देख के जरूर जाना। इसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत स्कैनिंग भी करोगे तो चलेगा, लेकिन हर एक वेराइटी का क्वेश्चन देख के जरूर जाना है, ठीक। तो सर्विस कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं डाला है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देख के जानी है स्कैन करके, ठीक। मार्जिनल कॉस्टिंग में सीबीपी एनालिसिस जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा है, ठीक, उससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आपको देख के जानी है, क्योंकि ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट होता है, छोटे छोटे चेंज होते हैं, तो वो चीज आप देखोगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तभी चीजें क्लिक करेंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन की स्कैन करके जानी है, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे छोटा सा 2 मिनट की डिस्कशन। अभी एग्जाम पास में आ गया है और बहुत बच्चे पैनिक करने लगते हैं, पैनिक आपको नहीं करना, ना अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी है, ना अपने ऊपर ज्यादा बोझ देना है, रिलैक्स रहना है, पढ़ाई करना है, बहुत एक्सपेक्टेशन मत दो अपने ऊपर, ठीक है। अगर लोड ज्यादा दोगे तो कई बार आपको घबराहट महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी तो जितना बढ़िया आप परफॉर्म कर सकते थे उतना बढ़िया हो सकता है आप टेंशन में ही परफॉर्म ना करो, समझ रहे हो। एक बात आप हमेशा याद रखना, हमारी कोई भी डिसीजन है ना, एक इंसान है, इसकी कोई भी डिसीजन है, ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इम्पैक्ट करता है। कैसे, जरा देखना ध्यान से, एक इंसान है, करेक्ट, ये अगर अपनी मेहनत से पढ़ के कुछ बन जाए,
फिर ये रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है, मान लो इसने एक फैक्ट्री खोल ली, कुछ भी खोल लिया, या 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। जितनी भी अच्छी गुड सर्विसेज है ये कर सकता है, समाज सेवा है ये कर सकता है। इस एक इंसान की इकलौते डिसीजन से लाखों लोगों की जिंदगी ठीक भी हो सकती है। वैसे ही एक इंसान की एक खराब डिसीजन लाए तो बहुतों की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेस में, आप देखोगे बहुत सारे कोटा की न्यूज आती है कि स्टूडेंट जो है स्ट्रेस में सुसाइड कर लेते हैं। कोई भी इंसान अगर सुसाइड कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लाइफ कभी भी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, किसी भी इंसान का शायद नहीं होता होगा, बहुत रेयर इंसान है जिनकी लाइफ की रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन सेम होता हो। ज्यादातर लोगों की रियलिटी और एक्सपेक्टेशन सेम नहीं होती, हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। कई बार ऐसे होता है, चाहे एकेडमिकली हो, कमाई में हो, पढ़ाई में हो, आपकी इच्छा में हो, रिलेशन में हो, फैमिली में हो, आपके अनुसार चीजें हो, जरूरी नहीं आपके विपरीत भी हो सकता है। ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल है। हम लोग तो एक आम इंसान है। सोचो भगवान श्री राम के बारे में सोचो, वो तो एक राजा थे, है ना, राजा के बेटे थे, उनको वनवास झेलना पड़ा 14 साल, है ना। अब एक उतने वेल फैमिली से बिलोंग करा हुआ इंसान जिसकी जिंदगी पलट सकती है, तो उसने खुशी खुशी दुख को एक्सेप्ट किया। ऐसे ही हमें हर एक परिस्थिति को एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि हमारे विपरीत सिचुएशन चली जाए, ऐसा हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा पढ़ाई नहीं हो पाया, ऐसा हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसी चीजें ना हो। ये सब छोड़ो, मेहनत पे ध्यान दो, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, टाइम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है।